हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू ऑन आवर चैप्टर जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। एक्चुअली जीनोमिक्स वाला जो पोर्शन है वो हम कवर कर चुके हैं। प्रोटियोमिक्स का एक छोटा सा पोर्शन रहता है, उसको कवर करेंगे इस लेक्चर में एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। Right, so first of all we will talk about what actually this proteomics is. ठीक है, इस प्रोटियोमिक्स को पढ़ने से पहले you need to understand few more technical terms and what are they. सबसे पहला है हमारा ट्रांसक्रिप्टोम, क्योंकि जो हमारा प्रोटियोम होगा वो इसी से डिराइव्ड होगा। ठीक है, इसी से और फिर उसकी जो स्टडी होगी उसको हम बोल देंगे प्रोटियोमिक्स, एज सिंपल एज दैट। तो ये ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? दिस transcriptome is the complement of mRNA that is transcribed from the genome of the cell. mRNA complement, ठीक है। This is the transcriptome। किससे सिंथेसाइज हुआ? ये जीनोम से सिंथेसाइज हुआ। देखो, एक के बाद एक जो चीजें हैं वो आपस में रिलेट हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव स्टडीड व्हाट एक्चुअली जीनोम इज एंड हाउ द जीनोमिक्स इज यूज्ड इन द present research, right? Now you have the transcriptome. This transcriptome is the mRNA component that is derived from or that is synthesized from the genome. Synthesized भी बोल सकते हैं, transcribed भी बोल सकते हैं obviously. Now what proteome is? It is the total set of proteins that is expressed from this transcriptome of the cell. What it is? It is the total set of proteins expressed from the transcriptome of the cell. That is how. अच्छा, इसको आप आपके सेंट्रल डॉग्मा से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? फ्रॉम डीएनए यू हैव एमआरएनए एंड फ्रॉम एमआरएनए यू हैव प्रोटीन। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द होल थिंग present within an organism, you represent it as genome, transcriptome and proteome. ठीक है, आई थिंक ये रिलेट कर पा रहे होंगे। अच्छा, प्रोटियोम को अगर आपको अब स्प्लिट करना पड़े तो इट इज व्हाट? इट इज ऑब्वियसली प्रोटीन। देखो, दो टर्मिनोलॉजी से मिलके बना है, आपको दिख रहा है, इट इज प्रोटीन प्लस जीनोम, राइट? So that is how you can describe proteome in yet another way. Again the same thing, it is the wide terminology to include all the variants of the genes or all the variants of the genes for a particular product. ठीक है, सिंगल जीन प्रेजेंट के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोटियोम। कैसे बनता है? ऑब्वियसली जब वो एमआरएनए से बन रहा है तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बाद ही बनेगा और फिर जो कुछ और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगे उसके बाद जो हमारा प्रोटीन फॉर्म होगा वो होगा प्रोटियोम। इसी प्रोटियोम की जब आप स्टडी करेंगे तो दैट इज द प्रोटियोमिक्स, राइट? आई होप कि टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी आपको एक के बाद एक। प्रोटियोमिक्स इट इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द एंटायर प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेल्स, टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। Right now, because this proteomics is a very wide field, so you can classify this proteomics into three basic categories. Actually में ये categories कौन सी categories हैं? These are the categories of the certain level which you are trying to identify. आपको पता है कि प्रोटीन्स के केस में स्ट्रक्चर और फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, राइट? सो जब हम प्रोटियोम को स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसी के बेसिस पर हमारे प्रोटियोमिक्स को भी क्लासिफाई करेंगे। हाउ इट इज क्लासिफाइड इनटू 3। कैसे? देखो, फिर से एक बार बता देती हूँ, इन सब चीजों को समझने के लिए योर बेसिक्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर। आई हैव बीन एम्फसाइजिंग in my lectures कि all these basics will play an important role in your subsequent sessions and that is happening here too,
राइट। अब देखो प्रोटियोमिक्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे हम, इट इज द एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, you have structural proteomics and functional proteomics, right? As I have already told you, on the basis of the levels you need to identify the protein. Similarly the proteomics is also classified, right? अब सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स की। नाम में ही लिखा हुआ है, what you will try to identify in this particular field or in this particular type of proteomic, you will do the quantitative study between the protein expression of the samples, and those comparison or those quantitative study will help you to identify the expression within the two samples that you are comparing। ठीक है, नाम में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन गाइड या एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए यू आर डूइंग द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दी सैंपल्स। और ये सैंपल्स किसी के भी हो सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, वो है एक नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसरस सेल। ऐसा इसलिए, ये एग्जाम्पल हम क्यों ले रहे हैं वो भी समझो। ये एग्जाम्पल आपने इसलिए लिया है क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें जो प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होता है वो या तो ओवर एक्सप्रेस्ड होता है या फिर अंडर एक्सप्रेस्ड होता है। तो यू कैन इजीली, ऑब्वियसली नॉट दैट इजीली कंपेयर, बट येस यू कैन कंपेयर कि either the overexpression or underexpression of that particular protein brings about the development of the tumor in that particular cell। tumor क्या है एक्चुअली में, क्या होता है? अगर आप जनरलाइज फॉर्म में बोले तो ट्यूमर इज द वेरी रैपिड ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। देखो नॉर्मल सेल्स में यू हैव कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब देखो थोड़ा कैंसर बायोलॉजी में जा रही हूं मैं, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। Normal cells show limited growth. Why? Because cells show a very special characteristic, and that characteristic is known as what? It is known as contact inhibition. This particular property is lost within the cancerous cells. That is why they divide rapidly and leads to the development of tumor. This rapid division is due to the overexpression or underexpression of certain genes। वो genes भी अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी इस लेक्चर में, बट यस ऑब्वियसली इट इज इंटरेस्टिंग। ओवर एक्सप्रेशन होता है ऑन्कोजीन्स का, ठीक है, और अंडर एक्सप्रेशन होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का। इन कैंसर सेल्स दीज oncogenes are overexpressed and tumor suppressor genes are underexpressed। और दोनों भी हो सकते हैं, एक केस भी हो सकता है जिसकी वजह से ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं? थ्रू दी एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स। हाउ यू विल जस्ट कैरेक्टराइज और सी दी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स दैट are hypothesized to be overexpressed or underexpressed in the normal and the cancerous cells, and then you will give your analysis, right? इसके अलावा जो कुछ और टेक्नोलॉजीज भी आप पढ़ चुके हैं जैसे कि माल्डी 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मास स्पेक, उन सब को लेकर भी आप आपके प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो है वो गाइड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज डिफाइंड एज दिस एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, राइट? सॉरी, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। Again from the name itself it is clear, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स में आप प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे, एंड बाय एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर यू विल गेट टू नो द आइडिया ऑफ द फंक्शन टू, राइट? इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ प्रोटीन एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस दैट आर फाउंड विद इन अ गिवन ऑर्गेनिज्म, राइट?
तो ये हो गया। अच्छा, इससे यूजुअली हम क्या देखते हैं, इससे तो एक्सप्रेशन देखते हैं, इससे देखते हैं प्रोटीन और उनके बीच में प्रेजेंट इंटरैक्शंस। व्हाई? बिकॉज द स्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हाउ द प्रोटीन इंटरैक्ट विद इन एन इंडिविजुअल और विद द अदर प्रोटीन, सो दैट इज हाउ इट गिव्स द इम्पोर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट characterization of this proteomics, that is the functional proteomics. Although there are three categories into which you are studying proteomics, but yes, they are all interrelated. Categorization सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, and you all know what actually is the basic idea behind the characterization. अगर नहीं पता तो you have studied in the very first chapter in your class 11th why the classification and all classification और taxonomy भी पढ़ा था, है ना हमने उसमें, तो वो सब क्यों ज़रूरी है, तो उसी का बेसिस लेके हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। बट येस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। Functional proteomics, obviously you will apply some approaches through which you understand the function. इस particular proteomics का जो यूज है दैट इज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर नेटवर्क्स। आप देखो, ये सब चीजें इसलिए बता रही हूं मैं क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर या फंक्शन क्या होता है ना। आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन अगेन हाउ दिस एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ प्रोटीन गोज, बट व्हाट इज different aspect here is how that particular proteomics is actually applied practically. तो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन गाइड करने के लिए यूज किया, यहाँ पर आपने प्रोटीन्स के इंटरैक्शंस को देखने के लिए यूज किया है, एंड फंक्शनल प्रोटियोमिक्स इज यूज्ड टू डिपिक्ट दी और is used to analyze the properties of the molecular networks that are found in the living cells. You need to get at the basic concept very clearly in your mind कि all the biochemical networks or biological networks that you study differently in very many chapters from class 11th till now, and you will obviously study some more in your future, they all are interrelated among each other, right? इसका एक और अगर आप देखें, क्या बोल सकते हैं उसको, एक और एस्पेक्ट अगर आप उसका देखें तो यस, you need to understand the interaction, or suppose you are testing a drug in a laboratory, how that particular drug affects your body. So you need to understand that functional aspect of that particular drug and how it is affecting the system, because it may affect lot many molecular networks that you might not be aware of. इसीलिए कभी कभी क्या अक्सर ही ड्रग्स की जो टेस्टिंग होती है वो फेल हो जाती है, या फिर किसी पर्टिकुलर बायोसेफ्टी लेवल पर उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता कि जो आपने हाइपोथेसाइज किया है मॉलिक्यूलर नेटवर्क उस पर टारगेट करने के लिए, वो सिर्फ वही एक्टिव कर रही है या फिर कहीं और, बिकॉज all the molecules that you discover or that are already existing function or behave differently in vitro and in vivo. That is a very large, there is a very large difference. The hypothesis might be true or might be false. That is why you need to understand all these things very clearly, right? तो ये जो functional proteomics है that deals with the molecular networks, identification of such molecules, again the same thing, and hence their effect on the human body. It is this functional proteomics is the one that is the final step one has to go through when discovering a novel protein or identification of the novel protein. इसके बाद obviously और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, but हाँ अगर हम इस लेवल पर बात करें तो yes, it is that particular important step. Okay?
सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट दी बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा छोटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक इंट्रो दूंगी व्हाट इज बायो इन्फो, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी डिटेल्स ऑफ दी बायो इन्फॉर्मेटिक्स टू, राइट? So I hope ki you are clear with whatever I am trying to deliver. If you have any doubt or any problem, contact me through the pathways I have already given to you, right? We will meet again in our next lecture. Till then, have a good day. Take care. Bye bye. Thank you.